हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 19 होगा और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो करीब 80 to 85% जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे हम लोग बोर्ड में बात करें, है ना, या फिर नीट या फिर जेई में, वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो ये बहुत ही हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अभी तक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ा है उसको हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें अगर हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है और हम लोगों का जो सॉल्यूशन बनता है उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों को मिलता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। और हम लोगों ने, है ना, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और जो फोर्थ प्रॉपर्टी था वो था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वहां पर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें एक रिस्ट्रिक्शन था और वो रिस्ट्रिक्शन ये था कि सॉल्यूट तो हमेशा हम लोगों का नॉन वोलाटाइल होगा, यानी उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं हो सकता। ये तो बात था ही। इसके साथ ही एक और भी रिस्ट्रिक्शन था कि जो सॉल्यूट हम लोग डाल रहे हैं वो ना ही डिसोसिएटिव है और ना ही एसोसिएटिव, यानी वो सॉल्यूट ना तो टूटता है और ना ही जुड़ता है। ये हमारा एक रिस्ट्रिक्शन था अभी तक जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सुक्रोज हो, ग्लूकोज हो और यूरिया हो, तो ये सब जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इनको वाटर में डालेंगे तो ना ये टूटेंगे और ना ही ये जुड़ेंगे। तो हम लोग अभी इस रिस्ट्रिक्शन के साथ चल रहे थे कि जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा नॉन वोलाटाइल है और साथ ही साथ नॉन डिसोसिएटिव या फिर हम लोग कहें नॉन एसोसिएटिव, ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। पर अब हम लोग ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो अब हम लोग हटा देंगे, यानी अब हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल तो है लेकिन अब वो टूट सकता है और या फिर जुड़ सकता है। और इसी तरीके के सॉल्यूट का डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे जिसे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहेंगे। यानी वेंट ऑफ फैक्टर तब आएगा जब हम लोग कोई ऐसे सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे जिसको अगर हम लोग सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो या तो टूटेगा और या तो फिर वो जुड़ भी सकता है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास 2 कंटेनर है और दोनों कंटेनर में हमारा, है ना, इक्वल अमाउंट का हम लोगों ने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये एक दूसरा कंटेनर है और ये दोनों कंटेनर में हम लोगों ने, है ना, सेम अमाउंट जो है उस सेम अमाउंट में हम लोग ने वाटर लिया है। ये 2 हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, वाटर का जो अमाउंट है दोनों में सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 सॉल्यूट है। एक सॉल्यूट जो है वो हम लोग ग्लूकोज मान लेते हैं, एक सॉल्यूट हमारे पास ग्लूकोज है और एक जो सॉल्यूट है वो हमारे पास अननोन सॉल्यूट है। मतलब इस अननोन जो है वो, है ना, हम लोग सॉल्यूट मान लेते हैं। ये ऐसा सॉल्यूट है जिसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज का हम लोग यहां पर 1 मोल लेते हैं और इस अननोन सॉल्यूट का भी हम लोग यहां पर 1 मोल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंटेनर है, दोनों में सेम अमाउंट का वाटर हम लोग ने रखा हुआ है और अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम लोग 1 मोल ग्लूकोज डालते हैं
और इस कंटेनर में हम लोग 1 मोल अननोन सॉल्यूट डाल रहे हैं। अननोन सॉल्यूट का मतलब हमको नहीं पता है कि ये सॉल्यूट टूट रहा है या जुड़ रहा है, या फिर जैसा हम लोग डाल रहे हैं वैसा ही है, ना तो इसमें डिसोसिएशन है ना तो इसमें एसोसिएशन है। इन सब का कोई आइडिया अभी हम लोगों को नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अननोन सॉल्यूट कह रहे हैं। लेकिन हम लोग ग्लूकोज के बारे में तो जानते हैं कि अगर ग्लूकोज को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये नॉन डिसोसिएटिव है, यानी ग्लूकोज ना तो टूटता है और ना ही जुड़ता है। यानी अगर हम लोग ग्लूकोज का 100 पार्टिकल्स इसमें डालेंगे तो हम लोग कंफर्म है कि हम लोगों को यहाँ पर 100 पार्टिकल्स ही मिलेगा ग्लूकोज का। लेकिन इस सॉल्यूट के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर इस सॉल्यूट का 100 पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो हो सकता है ये पार्टिकल टूट रहा हो, तब तो यहाँ 100 से ज्यादा मिलेगा, या हो सकता है वो पार्टिकल्स जुड़ रहा हो तो 100 से कम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर वो पार्टिकल ना टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है तो हम लोगों को यहाँ पर 100 पार्टिकल्स ही मिलेंगे। पर हम लोगों को है ना इस सॉल्यूट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 मोल ग्लूकोज डाला यहाँ पर और 1 मोल यहाँ पर अननोन सॉल्यूट डाला। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना, हम लोग इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मान लिया जाए, एक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग वो मेजर करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग मानते हैं 1 atm पर। और जब हम लोग ने 1 मोल ग्लूकोज डाला तो मान लिया जाए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2 डिग्री बढ़ गया, यानी अब ये 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोगों का 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पर भी तो हम लोग 1 ही मोल डाल रहे हैं, तो अगर इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को है ना कैलकुलेट करें, और अगर हम लोग देखें कि यहां पर है ना ये एक्सपेरिमेंटली करना है हम लोगों को, है ना एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मेजर करें और हम लोगों का यहाँ पर भी 102 डिग्री सेल्सियस आ जाए, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर 2 डिग्री सेल्सियस अगर हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो अननोन सॉल्यूट है ये ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है, यानी इसका जो बिहेवियर है वो नॉन डिसोसिएटिव या फिर नॉन एसोसिएटिव हम लोग कह सकते हैं। यानी उस केस में हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग इस अननोन सॉल्यूट का अगर यहाँ पर हम लोग 100 पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो हमको सॉल्यूशन में भी 100 पार्टिकल्स ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए NaCl, तो हम लोग जानते हैं NaCl Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो अगर हम NaCl का एक पार्टिकल इसमें डालेंगे और अगर वो टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, तो हम लोग डाले तो सिर्फ एक पार्टिकल, पर यहाँ पर मिलेगा हम लोगों का 2 पार्टिकल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम 1 मोल ग्लूकोज डाल रहे हैं और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस हमको मिल रहा है, और ये हम लोगों का अगर अननोन सॉल्यूट है और इसका भी अगर हम लोग 1 ही मोल डाल रहे हैं और इसका भी अगर हमको एलिवेशन पॉइंट 2 डिग्री एलिवेशन अगर हम लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर 2 डिग्री सेल्सियस ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूट ना तो डिसोसिएटिव है और ना ही एसोसिएटिव है, ठीक है। पर क्या होगा अगर हम लोग इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग मेजर करें और हमको पता चले कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लिया जाए अब अगर हम लोग देखें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का अगर माने कि हमको 4 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, यानी जब हम लोग यहाँ 1 मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा सिर्फ 2 डिग्री बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो तो सिर्फ है ना हम लोगों का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, वो तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम लोग 1 मोल ग्लूकोज डाले और बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अगर हम लोग 1 मोल अननोन सॉल्यूट डालेंगे इसमें तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है 104 डिग्री सेल्सियस, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जितना हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है उससे डबल यहाँ पर हमको मिल रहा है,
यानी अगर हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डबल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की भी संख्या डबल है। पर हम लोग तो यहां पर कितना मोल डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल। इसका मतलब है कि जरूर जब हम 1 मोल अननोन सॉल्यूट यहां पे डाल रहे हैं तो उसका हर पार्टिकल जो है वो टूट कर 2 पार्टिकल बन जा रहा है। यानी जरूर ये जो सॉल्यूट है वो NaCl टाइप का हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि NaCl में भी जब हम 1 पार्टिकल डालेंगे तो एक Na+ बनेगा और एक Cl- बनेगा, तो हमको 2 पार्टिकल मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग 1 मोल अननोन सॉल्यूट डाले और हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस मिला, जो कि इससे हमारा क्या आ रहा है, डबल। इसका मतलब है कि इसमें पार्टिकल्स की संख्या इसकी तुलना में डबल है, पर हम तो डाले थे दोनों का 1 ही मोल। इसका मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूट है ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो ये वाटर में जा रहा है तो ये टूट जा रहा है और हर पार्टिकल जो है वो टूटकर 2 पार्टिकल बन जा रहा है। यहां तक ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग देखें कि ये जो डेल्टा टीबी जो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड इसलिए क्योंकि ये हम लोग कैसे निकाले हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करके। तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड से अगर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमारे पास यहां 1 मोल ग्लूकोज है तो हम तो जानते हैं कि ग्लूकोज ना तो टूटता है और ना ही जुड़ता है। तो हम लोगों ने कितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहां पर देखा, 2 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जब हम 1 मोल डालेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 डिग्री अमाउंट डाल रहे हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा होता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जो कैलकुलेटेड वर्ड हम लोग बोलते हैं उसका मतलब यह है कि हमको नहीं पता है कि ये सॉल्यूट टूट रहा है कि जुड़ रहा है। हम लोग कैलकुलेटेड का मतलब है ये मानते हुए हम लोग चल रहे हैं कि वो सॉल्यूट ना तो टूटता है ना ही जुड़ता है। तो अगर हम लोग कहें कि इसका अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोगों को, है ना, 4 डिग्री हम लोगों को यहां पर मिल रहा है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका बढ़ना चाहिए था सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों में हम लोग ने मोल जो है वो सेम डाला था। तो ये हम लोगों का हुआ कौन सा प्रॉपर्टी, तो ये हम लोगों का हुआ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये हम लोगों का हो गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जब भी हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोगों को समझना है ये वो प्रॉपर्टी है जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बिना ये माने हुए कि ये सॉल्यूट ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। और ऑब्जर्व का मतलब है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल, है ना, मेथड से हम लोगों ने निकाला है। तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री हुआ या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री हुआ, तो वो हमारा ऑब्जर्व होता है, यानी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास, है ना, सेम अमाउंट का वाटर है और दोनों में हम लोग 1 मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन हम लोग को मिलना चाहिए था वो हम लोगों को मिलना चाहिए था सेम। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ जितना हम लोगों का एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है उसका अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डबल मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका हर एक पार्टिकल जो है वो 2 पार्टिकल में टूट रहा है। तो एक पार्टिकल जितने पार्टिकल में टूट रहा है इसी को हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो अगर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को देखें तो उसको आई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग आई का वैल्यू अगर हम लोग 1 कहें तो इसका मतलब है कि एक पार्टिकल को हम लोगों ने वाटर में डाला और उसमें ना तो कोई डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही कोई एसोसिएशन हो रहा है। यानी I इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन डिसोसिएटिव है या फिर नॉन एसोसिएटिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग I का वैल्यू अगर हम लोग 2 डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर हम एक पार्टिकल को वाटर में डाल रहे हैं तो वो टूट के हमको 2 पार्टिकल मिल रहा है। यानी अगर I 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये बात को बताएगा कि वो जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएटिव है, यानी वो टूटता है। और अगर हम लोग कहें
कि I का अगर वैल्यू हमारा हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ने वाटर में डाला 2 पार्टिकल, पर ये दोनों जुड़कर एक पार्टिकल बन गया, यानी यहां एसोसिएशन हो गया। तो अगर हम लोगों का I जो है अगर 1 से छोटा आएगा तो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं। अगर I 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स टूट रहे हैं, और अगर I जो है 1 आएगा इसका मतलब है कि सॉल्यूट ना तो टूटता है और या ना ही हम लोगों का जुड़ रहा है। ठीक है, तो वेन टॉप फैक्टर क्या है? वेन टॉप फैक्टर जो है वो ये बताता है कि ये सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटिव है कि एसोसिएटिव है, और या फिर ना तो वो टूटता है और ना ही वो जुड़ रहा है। तो I का वैल्यू देखकर हम लोग ये पता लगाते हैं कि सॉल्यूट जो है वो कैसा बिहेव करेगा सॉल्यूशन में, वो टूटेगा, वो जुड़ेगा, या फिर वो वैसा ही हम लोगों को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल टूटेगा तो पार्टिकल्स का जो संख्या है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो उनका जो संख्या होगा वो घटेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है हम लोगों का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो बताइए हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं? तो मास को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल अगर टूटेगा तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, जो इनिशियल मास होगा वही हमारा फाइनल मास होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल टूटता है तो मास में कोई चेंज नहीं होता है, जो इनिशियल मास होता है वही फाइनल मास होता है। ठीक है, तो क्या बढ़ रहा है हम लोगों का? तो हम लोगों का पार्टिकल्स का संख्या बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल्स का संख्या बढ़ जाएगा यानी उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी कोई सॉल्यूट टूटेगा तो उसका मास कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है और मास हमारा कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मोलर मास है, मोलर मास हम लोगों का सॉल्यूट का जो है वो कम हो जाता है। यानी जब भी कोई सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा तो हम लोग कहेंगे कि उस सॉल्यूट का मोलर मास कम होगा। ठीक है, और उसी तरह अगर कोई सॉल्यूट आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा? तो अगर कोई सॉल्यूट आपस में जुड़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? हम लोगों का कम मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि अब 2 पार्टिकल मिलकर 1 पार्टिकल हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को कम मिलेगा, लेकिन मास तो हम लोगों का हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मास कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि मोलर मास जो है वो सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब कोई सॉल्यूट टूटता है, ठीक है, जब कोई सॉल्यूट टूटता है तो उसका मोलर मास कम हो जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई सॉल्यूट टूटेगा तो हम लोगों का जो वेन टॉप फैक्टर है वो हम लोगों का 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई सॉल्यूट टूटता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूट का संख्या हम लोगों को ज्यादा मिलेगा, लेकिन उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? हम लोगों का कम हो जाएगा। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का जो है हम लोगों का रिलेशन होगा। यानी अगर पार्टिकल्स ज्यादा टूटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सॉल्यूट का हम लोगों का कम हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देखा कि वेन टॉप फैक्टर हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि हमारा जो सॉल्यूट है वो या तो टूट रहा है और या तो हम लोगों का जुड़ रहा है, जबकि सॉल्यूट को हमेशा हम लोगों को नॉन वोलाटाइल मानना है। चाहे वो सॉल्यूट सॉलिड हो या लिक्विड हो, हम लोग मानेंगे कि वो जो है कोई वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर वेन टॉप फैक्टर आई।
ठीक है। तो इन 1880 है ना, वेंटॉफ एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी वेंटॉफ जो है उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया तब जब हमारा सॉल्यूट जो है वो या तो डिसोसिएट हो रहा है और या तो फिर एसोसिएट हो रहा है। अब सवाल उठता है कि हम लोग वेंटॉफ फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग वेंटॉफ फैक्टर को 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो तरीका है वो है वेंटॉफ फैक्टर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम लोग एक पार्टिकल को है ना सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स हमारा 1 हो जाएगा नीचे में डेनोमिनेटर में। और अगर वो वाटर में जाकर 2 पार्टिकल में टूट जा रहा है तो हम लोगों का जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो वेंटॉफ फैक्टर है वो 2 आ जाएगा। अगर हम लोग 2 सॉल्यूट को डाल रहे हैं यानी 2 पार्टिकल को डाल रहे हैं वाटर में और वो जुड़ के एक पार्टिकल हो जा रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितना डाला 2 और वो सॉल्यूशन में जाकर कितना पार्टिकल बन गया 1। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1, यहां पर लिखेंगे 2 और जो वेंटॉफ फैक्टर I आएगा वो हम लोगों का हाफ आ जाएगा। यानी जितना पार्टिकल्स हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं उसको हम लोग डेनोमिनेटर में रखते हैं और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो जितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं और वही बता देता है हम लोगों का वेंटॉफ फैक्टर I। ठीक है, तो वेंटॉफ फैक्टर I हो गया हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग I को एक दूसरे ढंग से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? वो प्रॉपर्टी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं। यानी अगर हम लोग वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, पर बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? तो एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाल लेंगे और एक हम लोग फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं उस समय हम लोग मानते हैं कि सॉल्यूट ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। तो जब हम लोग ये मानते हैं कि सॉल्यूट ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है और उस समय जो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, यानी ये इससे रिलेटेड हो गया। और ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है जो रियल हमको मिल रहा है ना, और ऑब्जर्व जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली हम लोग को निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड में हो जाएगा I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और थर्ड में अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पार्टिकल्स टूटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगा हम लोग को, लेकिन उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि I नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब है ये उस समय मोलर मास है जब हम लोग मान रहे हैं कि ना तो सॉल्यूट टूट रहा है और ना ही सॉल्यूट जुड़ रहा है। तो यहां पर नॉर्मल जो है वो हम लोगों का एक्चुअल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हुआ जो हम लोग है ना बिफोर जो है डिसोसिएशन या एसोसिएशन एज्यूम कर रहे हैं। और ये जो एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये उस समय का मोलर मास है जब हम उस सॉल्यूट को वाटर में डाले हैं। तो हो सकता है कि वो टूट रहा हो, अगर वो टूटेगा तो जो एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो कम आएगा। ठीक है, और इसीलिए हमारा I जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स जुड़ेगा तो एबनॉर्मल जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो ज्यादा हो जाएगा। किससे? नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। तब I का वैल्यू हम लोगों का 1 से कम आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग को समझना है कि अगर हम लोगों का पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा है ना, यानी अगर वो टूट रहा होगा तो I जो है वो 1 से ज्यादा होगा, अगर वो जुड़ रहा होगा तो I 1 से कम होगा, और अगर वो ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है तो I का वैल्यू जो है हम लोगों का वो 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर देखेंगे
कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट के लिए हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर फर्स्ट केस लेंगे जब हम लोग ये मानेंगे कि जो सॉल्यूट है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। यानी अगर हम लोग उसका 10 पार्टिकल डाल रहे हैं तो 10 पार्टिकल जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, यानी जितने पार्टिकल्स हम लोग डाल रहे हैं उन सब में डिसोसिएशन हो रहा है, तब हम लोग उसको बोलते हैं 100% डिसोसिएशन। लेकिन सपोज कीजिए कि आप 20 पार्टिकल डाल रहे हैं वाटर में सॉल्यूट का और उसमें से सिर्फ 10 पार्टिकल टूट रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि 50% डिसोसिएशन हुआ है। यानी हम लोग जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स को डाल रहे हैं जो वो उतना टूट नहीं रहा है, उसमें से कुछ ही पार्टिकल्स जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और अगर 100% से कम हो रहा है तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट केस देख रहे हैं जब हम लोग मान रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो ये बहुत ही हम लोग आसानी से वेंट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस है, जैसे मान लिया जाए हम लोगों के पास NaCl है, तो NaCl हम लोग जानते हैं कि ये टूटेगा तो क्या बनाएगा हम लोगों का Na++Cl-, ठीक है। तो इनिशियल मेरे पास हम लोग मानते हैं कि इसका हम लोगों के पास 1 मोल है इनिशियल। तो इनिशियल अगर हम लोगों के पास इसका अगर 1 मोल होगा तो याद कीजिए जब यहां पर हम लोगों का 0 होगा, क्योंकि ये अभी हम लोग इनिशियल 1 मोल का मतलब अभी मेरे पास 1 मोल सॉल्यूट है पर उसको अभी हम लोग वाटर में डाले नहीं है, इसीलिए ये 0 हो गया और ये भी हम लोगों का 0 हो गया। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे फाइनल, यानी जब ये सॉल्यूट जो है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो यहां पर हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी हम लोग NaCl को डाले है ना सॉल्वेंट में वो सारा हम लोगों का टूट गया। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर NaCl का 1 मोल टूटेगा तो Na+ का भी 1 मोल बनेगा और Cl- का भी हम लोगों के पास 1 मोल बनेगा। तो अब ये 0 बचा, पर ये अब हम लोगों को 1 मोल मिलेगा और ये हम लोगों को 1 मोल मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये था 1 मोल, है ना, जब हम लोग ये मान रहे थे कि ये सॉल्यूट ना तो टूटता है ना ही जुड़ता है, यानी एक तरह से सोचे कि सॉल्यूशन में डालने से पहले, और ये है ना आफ्टर डिसोसिएशन, और ये है हम लोगों का बिफोर डिसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई हम लोगों का क्या हो जाएगा, आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले कितना था 1, तो ये यहां पर 1 आ गया, और आई यहां पर हम लोगों का क्या हो गया 2। और हम लोग जानते हैं कि अगर आई हम लोगों का 1 से बड़ा होगा तो डिसोसिएशन होता है, ठीक है। यानी हम लोग यहां पर एक बात कहेंगे कि अगर आई जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हम लोगों का है ना डिसोसिएशन होता है, ये भी हम लोग ने देखा था। और अगर हम लोगों का आई जो है अगर लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा हम लोगों का एसोसिएशन होगा। और अगर हम लोगों का जो आई है वो इक्वल टू 1 हो गया तो इसका मतलब है नो डिसोसिएशन, यानी वो सॉल्यूट ना तो टूट रहा है और ना ही हम लोगों का सॉल्यूट जो है वो जुड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर NaCl है तो हम लोग अगर 100% डिसोसिएशन है तो ये इतना बिना काम किए हुए भी सीधा NaCl कैसे टूटता है, एक Na+ देगा और एक Cl-, तो I का वैल्यू सीधा हम लोगों का 2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहां पर कहें कि हम लोगों के पास कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, तो हम लोग जानते हैं जब ये टूटेगा तो ये हम लोगों का कैल्शियम 2+ बनेगा और यहां पर हम लोगों का 2Cl- बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर काम करें तो यहां पर इनिशियल अगर हम लोगों के पास इसका 1 मोल होगा तो इसका 0 होगा, और अगर हम लोग फाइनल देखें तो यहां पर 0 बचेगा, यहां पर हम लोगों का 1 बनेगा क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, लेकिन इसका कितना बनेगा 2 मोल, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2। यानी डिसोसिएशन जब हो जाएगा तो हमको 3 मोल्स मिलेंगे और बिफोर डिसोसिएशन हम लोगों का 1 मोल था। तो अगर हम यहां पर I कैलकुलेट करें तो I यहां पर 1 + 2 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो यहां पर हम लोगों का I का जो वैल्यू है वो 3 मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि CaCl2 अगर टूटेगा
तो एक जो है कैल्शियम 2+ का आयन मिलेगा और 2 जो है वो क्लोराइड आयन्स मिलेंगे। तो अगर 100% डिसोसिएशन है, ये जस्ट हम लोग है ना, अभी इसका काम आएगा तोड़ा कैसे जाता है ना। हालांकि अभी ये जो है 100% डिसोसिएशन में है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग NaCl देखेंगे तो हम लोग कह देंगे कि I का वैल्यू 2 हो गया। CaCl2 देखेंगे तो हम लोगों का I का वैल्यू 3 हो गया। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर कहें कि हम लोगों के पास अगर Al2 है ना और SO4 होल थ्राइस है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो अगर हम लोग देखें और ये अगर टूट रहा है तो हम लोग जानते हैं 2 टाइम्स Al, यहां पर एल्यूमिनियम पर 3+ हो जाता है और प्लस यहां पर 3 टाइम्स SO4 2- बन जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको देख के भी I निकाल सकते हैं, पर कब, जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। इस बात का ख्याल रखना है। तो अगर हम इसका एक पार्टिकल डालेंगे तो हमको इधर 2 पार्टिकल मिलेगा और इधर 3 पार्टिकल मिलेगा। तो यहां पर I का जो वैल्यू है, सीधा अगर हम लोग कहें तो यहां पर I का वैल्यू 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और पहले कितना था 1, तो यहां पर I का वैल्यू हम लोगों का 5 मिल गया। ठीक है, तो अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तब तो हम लोग काफी आसानी से है ना I निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर हमारे पास दिया हुआ है K3FeCN6 ऐसे, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर रहता है वो कभी आयोनाइज नहीं होगा। जो बाहर है इसको काउंटर आयंस कहते हैं, तो यही आयोनाइज होगा। यानी जब हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको वाटर में डालेंगे तो पोटेशियम का यहां पर 3 है तो यहां 3K+ मिलेगा और यहां पर हम लोगों को FeCN6 और हम लोगों को यहां पर टोटल 3- मिलेगा। यानी जब हम लोग इसका एक पार्टिकल डालेंगे तो K+ हमको 3 पार्टिकल मिलेगा और एक हमको ये स्क्वायर ब्रैकेट में आयन मिलेगा। तो यहां पर टोटल पार्टिकल्स की संख्या हम लोगों का 4 हो गया, जबकि हम लोग डाले थे पहले सिर्फ 1। यानी इस केस में हम लोगों का जो I का वैल्यू है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो तो हम लोग को क्या करना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को एक पार्टिकल गिनना है और बाकी यहां पर जो भी लिखा रहे, जैसे अगर यहां पर मान लिया जाए लिखा रहता K4FeCN6 तो हम लोग कहते हैं I का जो वैल्यू है इधर से 4 मिलेगा और एक हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो आयन बनेगा, तो टोटल हम लोगों का I का जो वैल्यू है वो 5 हो जाता है। ठीक है, तो 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो हम लोग सिर्फ देखकर ही है ना I का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकंड केस देखेंगे जहां पर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यानी हम लोग कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा कि अगर आप उसके जितने पार्टिकल्स डाल रहे हैं सारे जो पार्टिकल्स हैं वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का सभी पार्टिकल्स डिसोसिएट नहीं होता है तब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को 100% डिसोसिएशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को डिसोसिएशन जो है वो 60% हो सकता है, 70% हो सकता है। अगर हम लोग कहेंगे कि डिसोसिएशन 60% है, इसका मतलब है कि अगर हमने 100 पार्टिकल्स डाला है सॉल्यूशन में तो सिर्फ 60 पार्टिकल्स ही डिसोसिएट हो रहे हैं। यानी यहां पर जो है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो सॉल्यूट जो नहीं टूट रहा है और वो सॉल्यूट जो टूट रहा है, दोनों के बीच में जो है वो एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कहें कि हम लोगों के पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कीजिए CuCl2। ठीक है, और CuCl2 जब टूटता है तो हम लोग यहां पर जानते हैं है ना, कॉपर का एक आयन बनेगा कॉपर 2+ और है ना Cl के 2 आयन यानी 2 क्लोराइड एंड 2 Cl-। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पे रिवर्सिबिलिटी का साइन दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यानी वो कुछ दूरी तक डिसोसिएट हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि जितने पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स जुड़ भी जा रहे हैं, यानी दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया है। तो इसीलिए हम लोग ने यहां पर रिवर्सिबिलिटी का साइन दिया है। अगर
आपको क्वेश्चन में कहे कि CuCl2 100% डिसोसिएट हो रहा है, तब तो हम लोग सिंगल एरो दिखाएंगे। लेकिन अगर कहे कि CuCl2 पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर CuCl2 लिख दे तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो अगर हमको कभी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दिखाई दे जो मेटल और नॉन मेटल से हम लोगों को बना है, कोई भी सॉल्यूट जो मेटल और नॉन मेटल से बना है, जैसे सोडियम पोटेशियम हम लोग मेटल में, उधर हम लोग आ जाए क्लोरीन ब्रोमीन सल्फेट, ऐसा कुछ आयन हो जाए, तो अगर कोई मेटल नॉन मेटल से बना हुआ अगर कोई हमको है ना सॉल्यूट दे रहा है और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो 100% डिसोसिएट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% डिसोसिएशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 100% डिसोसिएशन मानते हैं। पर यहां पर हम लोग कहेंगे कि कह रहा है कि अभी ये 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तब देखिए हम लोग कैसे आई निकालते हैं। तो हम लोग याद कीजिए यहाँ पर अभी क्या माने थे, इनिशियल हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर इसका 1 मोल मानेंगे, ये 0 और 0 होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर फाइनल नहीं लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर इसमें एक पार्टिकल टूटेगा तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। इसमें कितना टूट रहा है नहीं पता, तो अगर हम लोग इसमें माने कि इसमें x टूट रहा है तो इसका x बनेगा और इसका 2x बनेगा। तो जब इसका x टूट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 माइनस x, तो यहां लिख देंगे 1 माइनस x। और इसका एक पार्टिकल टूट के यहां एक पार्टिकल बना है, पर इसका कितना टूटा है x, तो इसका बनेगा x और इसका बनेगा 2x। यानी यहां पर जितना रहे उसको हम लोगों को घटा देना है। तो यहां पर 1 है तो ठीक है x ले लेंगे, यहां पर भी 1 है तो x, और यहां पर 2 है तो यहां पर 2x। अब I का वैल्यू क्या होता है, तो I का वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये 1 माइनस x ये रहा, ये था यहां पर x और ये था यहां पर 2x, और टोटल जो है मोल्स हमारा शुरुआत में कितना था 1। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 1 प्लस 2x, ठीक है, 1 प्लस 2x। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल यहां पर हम लोग सॉल्यूट लेते हैं AN, जो कि टूट के हम लोगों को यहां पर बना रहा है Na, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल इसका कितना मोल मान लेंगे, इनिशियल हम लोग इसका 1 मोल मानेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए अगर इसका एक पार्टिकल टूटेगा तो इसका n बनेगा, तो अगर इसका x टूटा है तो इसका nx बनेगा, यानी एट इक्विलिब्रियम हम लोग का कितना हो जाएगा 1 माइनस x, और यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा nx। अगर यहां 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x, तो n है तो nx। अब हम लोग कहेंगे कि यहां पर I कैसे हम लोग यहां पर कैलकुलेट करें, तो I यहां पर फाइनल पार्टिकल्स हो जाएगा 1 माइनस x प्लस यहां पर nx, और डिवाइडेड बाई अगर हम लोग यहां पर करें तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल हम लोगों का 1 मोल था। अगर हम लोग इसको है ना यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो 1 प्लस यहां पर n आ जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x। ये काफी है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको समझने का हम लोग को प्रयास करना है। जैसे अगर एक पार्टिकल n पार्टिकल बना रहा है तो हम लोग I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x। जैसे कि यहां पर बताइए, यहां पर एक पार्टिकल टोटल यहां पर 1 और यहां पर कितना बना रहा था 2, तो टोटल कितने पार्टिकल बन रहे थे 3, यानी हम लोग मान सकते हैं कि यहां पर n का जो वैल्यू है वो 3 है। तो आप देखिए यहां पर n का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो ये 1 प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो हमारा 1 प्लस 2x आ जाएगा। कहने का सेंस है कि अगर ये राइट हैंड साइड में जितना पार्टिकल आपको दिख रहा है 3 पार्टिकल दिख रहा है, तो I हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू x। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर कोई हम लोग से कहता है Al2SO4 होल थ्राइस, और अभी ये कह रहा है कि नहीं ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है,
तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहां पर हम लोगों का 2 टाइम्स Al3 प्लस हो जाएगा और प्लस 3 टाइम्स क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। अब बताइए इसका एक पार्टिकल टूट के कितना पार्टिकल दे रहा है, तो यहां पे हमको 2 पार्टिकल मिल रहा है और यहां पर हमको 3, तो टोटल कितना हुआ 5। तो बस हम लोग समझ जाएंगे कि यहां पर I का जो वैल्यू है वो 1 प्लस 5 माइनस 1 एक कम कर देना है, तो क्या हो जाएगा 4x। I इज इक्वल टू 1 प्लस 4x हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तब हम लोगों को इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी सॉल्यूट हम लोग देखेंगे, अगर 100% डिसोसिएशन है, सिंपल सा समझना है, अगर 100% डिसोसिएशन है तब तो यहां पर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है x का वैल्यू 1 हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो x है 1 में जितना टूटता है उसी को तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो 1 में जो टूटता है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं और 100 में जितना टूटता है उसको हम लोग परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो आप देखिए कि अगर यही सॉल्यूट को कहा जाता 100% डिसोसिएट कर रहा है तो हम लोग x का वैल्यू 1 ले लेते, क्योंकि 100% डिसोसिएशन का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो गया। तो आप देखिए यहां पर अगर x का वैल्यू 1 रख देते तो I का वैल्यू हमारा 5 आ जाता, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था। यानी आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है तो बस क्या करना है, इधर जितने पार्टिकल्स मिले उसमें एक कम कर लेना है और I बराबर लिख देना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। अब कहेगा अगर 100% डिसोसिएशन है तो x का वैल्यू 1 ले लेना है, अगर कहेगा 50% डिसोसिएशन है तो x का वैल्यू हाफ ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100% डिसोसिएशन अगर कहा जा रहा है 100% डिसोसिएशन, तो इसका मतलब होता है x का वैल्यू कितना हुआ 1। 50% अगर डिसोसिएशन कहा जाएगा, 50% अगर डिसोसिएशन कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि 50 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, जितना परसेंट बोले उसको 100 से डिवाइड कीजिए। तो जैसे हम 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर x का वैल्यू हम लोगों को हाफ आ जाएगा। अगर कोई कहेगा कि 30% डिसोसिएशन हो रहा है तो 30 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बाई हम लोगों का 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल टूट के n पार्टिकल बना रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब सेमी पार्टिकल हो, अलग अलग भी हो सकता है, पर अगर एक पार्टिकल टूट के n पार्टिकल बना रहा है तो I का वैल्यू जो है वो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड केस देखेंगे, इन केस ऑफ एसोसिएशन। यानी अब हम लोग यहां पर मान रहे हैं कि जो हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं वो टूट नहीं रहा है, वो आपस में जुड़ रहा है। ठीक है, तो जब भी सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो जो वेंटो फैक्टर होगा वो हमारा 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अगर हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर है ना जो सॉल्यूट है वो A है और जब हम लोग इसको वाटर में डाल रहे हैं तो ये 2A मिलकर हमारे यहाँ पर क्या बना दे रहा है A2। और अब हम लोगों को इस केस में वेंटो फैक्टर I का एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए जब भी एसोसिएशन हो तो यहां पर अगर आपको 2 3 जो भी दिखाई दे रहा है उसको आप सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। तो बताइए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, A जो है वो यहां पर जुड़ के ऐसे हाफ A2 बना है। ठीक है, अगर यहां 3 होता तो 1/3 हम लोग लिखते। तो पहला काम अगर एसोसिएशन का सॉल्व कर रहे हैं तो 2A अगर A2 है तो यहां A रहने दे और 2 को यहां पर ले जाते। अब हम लोग फिर से वही टेक्निक अपनाते हैं कि अगर इनिशियल हम लोगों के पास यहां पर 1 है तो यहां 0 होगा और एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें तो अगर 1 माइनस एक्स होगा, अगर इसका x भाग रिएक्ट करेगा तो चूंकि इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसका 1/2 बनेगा, तो इसका अगर x रिएक्ट करेगा तो इसका x/2, तो यहां 1 माइनस एक्स और यहां पर x/2। और इस केस में हम लोग x को कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं क्योंकि ये तो जुड़ रहा है, इसको हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए इस केस में हम लोगों का जो I हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x/2, क्योंकि फिर हम लोगों का नीचे तो 1 ही आ जाएगा। तो अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो I हो जाएगा हम लोगों का डिवाइडेड बाई 1।
और ये हम लोगों का आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल लेते हैं कि अगर हम लोगों के पास यहां पर एन ए है और इसके जो पार्टिकल्स जुड़ के यहां पर अगर ए एन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे ए, और यहां पर हो जाएगा 1 बाई एन ए एन। ठीक है, एन को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आए, इसको लिखेंगे 1 0 1 माइनस एक्स, और इसको लिखेंगे एक्स बाई एन, क्योंकि इसके एक अगर हम लोग यहां पर मोल लेंगे तो इसका 1 बाई एन होगा, तो अगर इसका x जुड़ा तो इसका इधर x बाई एन मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर i क्या हो जाएगा, तो यहां पर i जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग फिर से यहां पर देखें तो 1 प्लस x कॉमन लेते हैं तो 1 बाई एन माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। यहां से x कॉमन लिए तो 1 बाई एन माइनस 1। जैसे कि यहां पर देखिए n का वैल्यू क्या है 2, तो अगर हम यहां पर 2 रख दें तो 1 बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, और इसीलिए 1 माइनस यहां पर हम लोगों का x बाई 2 आ रहा था। ठीक है, तो डिसोसिएशन के टर्म्स में हम लोगों का जो i होता है वो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स होता है। ठीक है, और एसोसिएशन के केस में i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू एक्स होता है। तो जब कोई कहता है कि डाइमर, तो डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो डाइमर बोलेगा तो हम लोगों का जो n का जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। जैसे यहां पर हम लोग देखें तो 2 पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल होते हैं, तो इसी को हम लोग डाइमेराइजेशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डाइमेराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा पार्टिकल आपस में जुड़ रहा है, 3 4 5 आपस में जुड़ रहा है, उसी को हम लोग पॉलीमेराइजेशन हम लोग कहते हैं। यानी हम लोग अब जो है आई हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तब भी, अगर 100% से कम हो रहा है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारा सॉल्यूट आपस में जुड़ रहा है तो उस केस में भी हम लोग आई कैलकुलेट कर सकते हैं।